कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बे ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लोग समन के बारे में पढ़ेंगे। अब समन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समन वैसे मुझे पता है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि कोर्ट ने समन दे दिया तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको कोर्ट में आना है, ये चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। पता है, समन तो मैंने देखा कि सीपीसी की बुक में अब पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में सिमिलर चीज़ बहुत पहले से है। जब मैं स्कूल जाती थी तो क्या होता था, हमारे पास ना एक डायरी होती थी। उस डायरी में क्या होता था, टीचर्स नोट करके एक सेक्शन होता था, कुछ पेजेस होते थे। अब उसके अंदर टीचर क्या करती थी कि उन बच्चों के लिए जो कि इस श्रेणी में आते थे कि पढ़ोगे लिखोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, जो इस श्रेणी में बच्चे आते थे उनकी डायरी में नोट लिखती थी। अब नोट में कुछ भी लिखते थे, उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर था, और उसे क्या होता था, हमें लाके घर पे दिखाना होता था। ऑब्वियसली घर पे चेक होता था। तो एक तरीके से टीचर क्या करती थी, समन इशू करती थी। किसके लिए समन इशू करती थी? हमारे पेरेंट्स के लिए, कि वो स्कूल में आए, जिससे वो हमारी अपने लैंग्वेज में तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बुलाया जाता था। तो समन का कंसेप्ट देखो, इतने पहले से हम मतलब हमारी लाइफ में चल रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे यही होती है कि क्या होता है, जब भी प्लेंटिफ क्या करता है, कंप्लेन कर देता है जाके डिफेंडेंट की, ठीक है, प्लेन फाइल कर देता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्लेन जो है ये बात मतलब जाके डिफेंडेंट को भी पता चलनी चाहिए, भाई तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है, राइट। तो डिफेंडेंट को समन भेजती है कि अब आओ, तुम कोर्ट में आओ, तुम्हारे अगेंस्ट जो है कंप्लेन फाइल हुई है। अब इसमें जो कोर्ट रहता है ना, या तो कहता है कि पर्सनली अपियर होने के लिए पार्टी को कहता है, और अगर पार्टी पर्सनली नहीं अपियर हो रही तो पार्टी मतलब अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना, अपने प्लीडर के थ्रू प्रेजेंट होना, या जिस भी तरीके से है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए कहती है। अब सम्मन ना दो तरीके के हैं सीपीसी में। एक तो डिफेंडेंट को सम्मन दिया जाता है, जो कि हमारा ऑर्डर 5 में है, और एक होता है विटनेस को सम्मन दिया जाता है। तो विटनेस को सम्मन देने वाला एक कम्प्लीटली अलग टॉपिक है, ऑर्डर 16 में दे रखा है, उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो समन जो कि डिफेंडेंट को दिया जा रहा है। समन इशू करने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट ये है कि दोनों पार्टी को जो है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का आपने रूल सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जिससे दोनों पार्टीज को मौका मिले कि अपनी बातें कोर्ट के सामने रख सके। अगर मान लो प्लेंटिफ केस लेकर आया, मैं डिफेंडेंट को बता ही नहीं रही, तो डिफेंडेंट कैसे आएगा कोर्ट में अपनी बात लेकर? नहीं आएगा ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है समन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो आप डिफेंडेंट को सम्मन नहीं देते और कोई डिक्री पास कर देते हो, तो डिफेंडेंट पे डिक्री जो है लगेगी ही नहीं। ठीक है, डिफेंडेंट उस डिक्री से बाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं बाइंड होगा? क्योंकि आपने उसे मौका ही नहीं दिया कि अपनी बातें रख सके, और ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। सम्मन का कुछ हम लोग एसेंशियल्स देखते हैं। जो भी सम्मन होता है ना, उसे जो जज है या फिर जो भी ऑफिसर है जिसे अपॉइंट किया है जज ने, वो उसे साइन करेगा, और सील लगे होने चाहिए कोर्ट के उस सम्मन पे। हर सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी जाएगी, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि डिफेंडेंट को मदद करेंगे कि अपना रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर सके। तो अब थोड़ा बहुत मतलब समझ आ गया ना सम्मन क्या है। सम्मन एक तरीके से क्या है कि डिफेंडेंट को इंटीमेशन दिया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट जो है कंप्लेन हो चुकी है। जैसे ही प्लेन फाइल होता है, कोर्ट क्या करेगी, इशू मतलब समन इशू करेगी, डिफेंडेंट को बुलाएगी कि किसी मतलब स्पेसिफाइड डे लिखा रहेगा समन में कि इस दिन आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना, और कहेगी कि अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो। रिटर्न स्टेटमेंट का जो पीरियड है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वैसे 30 दिन है, लेकिन ये पीरियड 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 90 डेज का ये तो पूरा का पूरा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और मान लो जहाँ पे डिफेंडेंट पर्सनली प्रेजेंट है, ठीक है, जब जो प्लेंटिफ है अपना प्लेन प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, वहाँ पे डिफेंडेंट पर्सनली प्रेजेंट है और प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट भी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें किसी भी तरीके का सम्मन देने की ज़रूरत नहीं है डिफेंडेंट को। जब उसे सब पता ही है और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है सम्मन देने की? अब डिफेंडेंट का अपीयरेंस कैसे होगा? या तो पर्सनली आके प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट डिफेंडेंट को पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए नहीं कंपेल कर सकती। पहला ये कि वो कोर्ट के जो जहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन के लोकल लिमिट से बाहर रहता है। ठीक है, या फिर चलो मान लो अगर बाहर भी रहता है, लेकिन मान लो कोर्ट से जो डिस्टेंस है वो 50 माइल्स का है या फिर 200 माइल्स का है, तो ऐसे सिचुएशन में अलाउ कर देगी, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी तरीके का कन्वेंस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब आ जा सके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़।
और जो वुमेन है, जो पब्लिक में नहीं आती वुमेन, उसे उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि पर्सनली प्रेजेंट हो। या फिर जो भी पर्सन जिनको एग्जामिशन मिला हुआ है सीपीसी के सेक्शन 133 में, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, स्पीकर, गवर्नर, ये सब लोग आते हैं। इन लोग को जो है एग्जामिशन मिला रहता है कोर्ट में पर्सनली ना प्रेजेंट होने के लिए। दूसरा जो है जो डिफेंडेंट अपने प्लीडर के थ्रू प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है कि प्लीडर और प्लीडर के साथ कुछ और लोग जो कि कोर्ट में सारी बातें रखेंगे डिफेंडेंट की तरफ से। अब समन में होता क्या क्या है, बेसिकली उसका कंटेंट क्या होता है। उसमें तो सबसे पहली चीज़ ये लिखी रहेगी कि जो कोर्ट है जो समन इशू कर रहा हो किस पर्पस के लिए कर रहा है, इशू सेटल करने के लिए कर रहा है या फिर जो सूट है उसको फाइनली डिस्पोज करने के लिए कर रहा है। अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए कर रहा है तो ऐसे में वो डिफेंडेंट से कह सकता है कि अपने साथ अपने विटनेस भी लेकर आना जो आपको प्रोड्यूस करने हैं। कोर्ट डिफेंडेंट से ये भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पोजेशन में डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें तुम्हारे पोजेशन में है, जिसके सपोर्ट में आप अपना डिफेंस रखने वाले, वो सारी चीज़ें लेकर आना, इसका समन भी इशू किया जा सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समन का, कि उसे किस तरीके से सर्व किया जाता है, आखिर क्या तरीका है। तो बेसिकली ये इसके 5 तरीके हैं। समन सर्व हुआ या नहीं हुआ ये जानना पता है बहुत ज़रूरी। इस वजह से कुछ तरीके डिफाइन कर रखे कि इसी तरीके से जो है समन सर्व होगा, वरना क्या होगा। देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो पहला प्लेंटिफ ये क्या करेगी, समन सर्व भी नहीं करेगी और कहेगी समन सर्व हो चुका, और डिफेंडेंट क्या कहेगी अपने आप को बचाने के लिए, अगर समन सर्व भी हो जाता है तो कहेगी मेरे पास तो ऐसा कुछ आया ही नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी। तो दोनों दोनों पार्टीज अपनी तरफ से इस वजह से समन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब माना जाएगा कि जो समन है सर्व हो चुका है, किस तरीके से सर्व किया जाएगा। तो सबसे पहला है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस। ये तो एकदम ही मतलब हमारा कॉमन मोड है, मतलब ऑर्डिनरली इसी मोड से होता है। देखो जहाँ पे भी ये पॉसिबल होता है ना कि जो समन है वो डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व किया जा सकता है, तो ऐसे ही करना चाहिए, या तो उसे पर्सनली दे दो या जो भी उसका ऑथराइज एजेंट है उसे दे दो। और अगर मान लो आप जाते हो मतलब समन सर्व करने जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है उसकी जगह पे, लेकिन मान लो डिफेंडेंट है नहीं और ऐसा कोई चांस भी नहीं है कि वो थोड़े टाइम में आ जाए, मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर अपने घर पे प्रेजेंट हो जाए, तो या फिर उसका कोई ऑथराइज एजेंट भी नहीं है, तब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, उस घर का जो भी बड़ा मेल या फीमेल होगा आप उसे वो समन दे दोगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फैमिली मेम्बर की बात करें तो फैमिली मेम्बर में सर्वेंट को नहीं इंक्लूड किया जा रहा। और मान लो कोई सूट जो है वो किसी बिजनेस से रिलेटेड है, किसी काम से रिलेटेड है, और मान लो वो जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर रिसाइड करता है, तो ऐसा सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, जो भी उस बिजनेस का वर्क का मैनेजर है, एजेंट है, उसे वो समन सर्व कर देगी। तो ऐसा माना जाएगा कि इस डिफेंडेंट को समन सर्व हो गया है। मान लो जो सूट है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है। तो अब आपको डिफेंडेंट जो है पर्सनली मिल नहीं रहा कि आप उसे वो समन सर्व करो। ठीक है। और उसका कोई ऑथराइज एजेंट भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंचार्ज होगा, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहा होगा, आप उसे समन सर्व कर देना। और कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो ये मत करना कि सिर्फ एक डिफेंडेंट को नोटिस दे दिया, नहीं, जितने डिफेंडेंट है हर डिफेंडेंट के पास समन जाएगा। जब समन सर्व किया जाएगा डिफेंडेंट को, तो ऐसे में जो सर्विंग ऑफिसर रहता है इस बात की एक्नॉलेजमेंट ले लेता है। इससे ये होता है कि मतलब इससे ये चीज़ अश्योर हो जाती है कि डिफेंडेंट एग्री कर रहा है कि हाँ उसके पास जो है समन आया था। ऐसा इस वजह से कराया जाता है कि बाद में जो डिफेंडेंट है कोर्ट में ये ना कहे कि अरे मुझे तो समन मिला ही नहीं था, फिर फालतू का जो वैसे भी इतने लंबे समय तक कोई भी केस चलता है और इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और अगर मान लो डिफेंडेंट नहीं रहता है ना, तो या तो क्या करेगा, जो भी सर्विंग ऑफिसर है मतलब वो लिख देगा कि किस तरीके से कहाँ पे है ना उसने जो है समन को सर्व किया है, कोई पर्सन था क्या जिसने इस चीज़ को विटनेस किया है, वो सारी चीज़ें लिख देगा। मतलब ये अश्योर हो जाए कि हाँ पूरी कोशिश करी गई है समन पहुंचाने की डिफेंडेंट तक। ठीक। दूसरा मोड है सर्विस बाय कोर्ट। देखो जो भी पर्सन रहता है, ठीक है, जिसे सम्मन भेजना होता है, तो अगर वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है तो ऐसे में तो कोर्ट का कोई ऑफिसर होगा, ठीक है, वो जाके पर्सनली सर्व कर सकता है या फिर किसी अप्रूव्ड कोरियर सर्विस के थ्रू कोर्ट सर्व करती है। लेकिन अगर मान लो डिफेंडेंट जो है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सर्व करेगा, अब वो कोर्ट सर्व करेगी जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। ठीक है। और मतलब उस कोर्ट का जो भी ऑफिसर होगा वो करेगी।
रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू किया जा सकता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू किया जा सकता है, कोरियर सर्विस, फैक्स, मैसेज, ईमेल, इन सारे तरीकों के थ्रू जो है समन सर्व किया जा सकता है। और अगर मान लो डिफेंडेंट के पास समन लेके जाया जाता है, वो रिफ्यूज़ करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम मानेंगे कि जो समन है वो सर्व हो चुका है। मान लो कोई समन है, ठीक है, प्रॉपरली एड्रेस्ड है ना, उसके अंदर प्रीपेड है पहले से, अब पोस्ट किया गया उसे, तो भले से हमारे पास इस बात की जो है एक्नॉलेजमेंट ना आए कि डिफेंडेंट को मिला या नहीं मिला, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को डिफेंडेंट अश्योर करे या ना करे। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती है जो मैंने अभी बोली, तो कोर्ट ऐसा मानती है कि समन सर्व हो चुका है। प्लेंटिव को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी समन सर्व कर सकता है, कोर्ट तो करेगा ही, साथ में प्लेंटिव भी चाहे तो कर सकता है, जो कि हमारा तीसरा मोड है, सर्विस बाय प्लेंटिव। अब हमारा फोर्थ मोड है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। इसके अंदर क्या होता है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस ये रहता है कि जैसे नॉर्मली सर्व किया जाता है सम्मन, वैसे नहीं होता, किसी और तरीके से होता है। ये जो तरीका है कोर्ट इसे ऑर्डिनरली एक्सरसाइज नहीं करती। अब जब मान लो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब इस मेथड को कोर्ट यूज़ करती है, वरना इस मेथड को कोर्ट नहीं यूज़ करती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट जानबूझ के अपने आप को दूर रख रहा है, मतलब जानबूझ के अपने आप को बचा रहा है या फिर सम्मन को अवॉइड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो कोर्ट है, जो भी सर्विंग ऑफिसर होगा, उससे कह देगी कि उसके घर पे किसी कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे, मतलब जो जगह उसे विजिबल हो, दरवाजे पे, ऐसे किसी जगह पे जो है सम्मन अफिक्स कर दे, चिपका कर आ जाए, या फिर कोर्ट हाउस पे ऐसा किया जा सकता है, या फिर लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है जहाँ पे जो डिफेंडेंट है ऑर्डिनरली रहता है या फिर जहाँ पे काम करता है। समन सर्व कर दिया जाता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस के थ्रू। अब चाहे डिफेंडेंट को पता चले या ना पता चले, कोर्ट ऐसा मानेगी कि जो समन है वो डिफेंडेंट को सर्व कर दिया गया है, और सेम इफेक्ट रहेगा एज इफ जो डिफेंडेंट है उसे पर्सनली उस समन को सर्व किया गया है। आखिरी मोड है सर्विस बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कोरियर सर्विस, फैक्स मैसेज, है ना, ईमेल सर्विसेज, इन सारी जो तरीके हैं उसके थ्रू भी जो सामान है उसे सर्व किया जा सकता है। अब मान लो डिफेंडेंट को ना किसी तरीके का ऑब्जेक्शन है कि जो सामान है उसके पास ठीक से सर्व नहीं हुआ या फिर सर्व नहीं हुआ, तो ये जो भी ऑब्जेक्शन है ना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेज करना है। अगर आप शुरुआती स्टेज पे से रेज नहीं करते तो ऐसा माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने अपने इस राइट को वेव कर दिया है। हम बात करते हैं समन को सर्व करने के कुछ पर्टिकुलर केसेस में। अगर मान लो जो सूट है वो किसी बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसमें क्या किया जाएगा, कोर्ट जो भी उस बिजनेस का या फिर उस वर्क का जो भी मैनेजर होगा, एजेंट होगा, उसे समन सर्व कर देगी। अगर डिफेंडेंट मान लो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो उनको मैनेजर को, एजेंट को सर्व कर दिया जाएगा समन, तो ऐसा कंक्लूड किया जाएगा कि वो जो समन है डिफेंडेंट को सर्व कर दिया गया है। अगला सिचुएशन ये है कि अगर मान लो जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, उसके बाहर रहता है, मैंने अभी वीडियो में पहले ही बताया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम उस कोर्ट के पास, जिस कोर्ट के पास डिफेंडेंट के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, उसके पास सम्मन भेजेंगे और उस कोर्ट का ऑफिसर जो है सम्मन सर्व करेगा डिफेंडेंट को। या फिर जो मान लो समन है वो किसी उस डिफेंडेंट के लिए जो कि प्रिजन में है, तो जो उस प्रिजन का ऑफिसर इंचार्ज होगा उसे भेज दिया जाएगा। मान लो ऐसा सिचुएशन है जो डिफेंडेंट है वो इंडिया के बाहर रहता है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है इंडिया में, तो क्या किया जाएगा, तो जिस जगह पे डिफेंडेंट रहता है और कोर्ट से अगर पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल कम्युनिकेशन अवेलेबल है, तो उसे उसके थ्रू जो है समन सर्व कर दिया जाएगा। मतलब वही पोस्ट के थ्रू, कोरियर सर्विस के थ्रू, फैक्स मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज, मतलब इनमें से किसी भी एक तरीके से जो है समन सर्व कर दिया जाएगा। और जो मान लो समन है वो किसी पब्लिक ऑफिसर को सर्व करना है, पब्लिक ऑफिसर मतलब वो मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स का नहीं होना चाहिए, या फिर किसी रेलवे कंपनी के सर्वेंट को या किसी लोकल अथॉरिटी के सर्वेंट को, तो क्या किया जाएगा, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में वो मतलब काम कर रहा होगा डिफेंडेंट, उस डिपार्टमेंट के हेड को वो समन सर्व कर दिया जाएगा, तो ऐसा माना जाएगा कि इस डिफेंडेंट को समन सर्व कर दिया गया है। और अगर मान लो जो डिफेंडेंट है वो सोल्जर है, सेलर है या एयरमैन है, तो जो भी उनका कमांडिंग ऑफिसर होगा उसे सर्व कर दिया जाएगा। और अगर मान लो जो डिफेंडेंट है किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो किसी पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू से सर्व करवाया जा सकता है, या फिर वहाँ पे कोई भी जो कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए समन सर्व करने की, तो उस कोर्ट के थ्रू करवाया जा सकता है। अगला सिचुएशन ये है कि मान लो जो डिफेंडेंट्स हैं
वो सारे किसी पार्टनरशिप फर्म है उसके पार्टनर्स हैं। तो जो समन है वो किसी एक पार्टनर को भी इशू किया जा सकता है या सारे पार्टनर को। अगर एक पार्टनर को इशू किया जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स को ये इशू कर दिया गया है। पार्टनर्स क्या, जिसके पास भी मतलब वो जो पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप बिजनेस, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा, उस पर्सन को भी हम लोग सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सूट के इंस्टीट्यूट होने से पहले ही ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया और ये बात कोर्ट को पता रहती है, तो सबको अलग अलग समन सर्व किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मैंने सिर्फ कुछ ही कवर किया है। आई होप आपको ये ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर बोरिंग लग रहा है, मैं कोशिश करूँगी इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की। अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि आई एम नॉट एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट को लेके, बट मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ टू मेक लर्निंग ईजी फॉर यू। सो हरे कृष्णा। पता है मैं बहुत ही ना इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हूँ, लेकिन मैंने ये बात सोची कि मुझे ना ये नेचर को अपना थोड़ा साइड रख के आप लोग के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ। जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो मैं भी शायद वही प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ, तो मैं उन चीज़ों पे वर्क करती हूँ। तो क्यों ना वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्या पता आपके लिए भी हेल्प करे। पता है हम किसी भी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं। कोई छोटी सी भी चीज़ है, हम क्यों स्ट्रेस आउट होते हैं? क्योंकि हमें सोचते हैं हमारी है ना। अगर एग्ज़ाम को लेके तो लगता है कि अरे हमारे मार्क्स हैं, है ना। अपनी बॉडी को लेके कि अरे हमारे लुक्स ऐसे, अरे ये हमारी बॉडी है इस वजह से हम परेशान हैं। या फिर किसी का कोई बिजनेस, कोई लेट्स फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, हम उसे लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं ये तो हमारा है ना, हम किसी और की चीज़ के लिए तो नहीं परेशान होंगे ना, जो हमारा होगा उसी के लिए परेशान होंगे, राइट। होते हैं ना हम अपनी चीज़ के लिए परेशान। लेकिन आप एक बात सोचो, हम ये मानते हैं कि हमें गॉड ने क्रिएट किया है, राइट। हम तो ये कहते हैं, हमारी भगवत गीता ये बात कहती है कि ये बॉडी भी हमारी नहीं है। तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं, हम उसकी चिंता ही क्यों करें? जिस चीज़ के हम ओनर ही नहीं हैं, तो उस चीज़ के वरीस क्यों ले? हम जिसने बनाया है वो ध्यान रखे ना, हम क्यों ध्यान रखें इस चीज़ का? इसका मतलब ये नहीं है काम करना छोड़ दो, काम करो लेकिन चिंता छोड़ दो। जिसने बनाया है वो करे ना चिंता, आप क्यों करोगे, मैं क्यों करूँगी? जिसने बनाया वही चिंता करे। एंड ट्रस्ट मी, जो हमारे क्रिएटर है ना, जब हम परेशान होते हैं वो हमसे ज़्यादा परेशान होते हैं।